आपने अक्सर देखा होगा कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बड़ी बड़ी बातें करता है। कभी उसको सुहावने सपने दिखाता है तो कभी आसमान से तारे तोड़कर उसके झोली में डालता है या कहीं उसको घुमाने फिराने की बात करता है। लेकिन वहीं पर एक ऐसा आशिक जो बैंक से 40,000 का लोन लेता है और वो लोन के पैसे अपने दोस्तों को दे देता है और उन दोस्तों को अपनी प्रेमिका की सुपारी देता है और फिर अपनी प्रेमिका को बुलाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है और अपने दोस्तों से भी दुष्कर्म करवाता है और उसके बाद में अपनी प्रेमिका के अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर देता है। तो आखिरकार ऐसी क्या वजह थी कि ये आशिक अपनी प्रेमिका को अपने ही दोस्तों को सुपारी देनी पड़ जाती है और खुद मिलकर अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर देते हैं और लाश को इस तरह ठिकाने लगाते हैं कि शायद ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन जब ये मामला पुलिस के यहाँ आता है और पुलिस जब इसकी छानबीन करती है तो सभी अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से कि क्यों इन्होंने हत्या की और कैसे पुलिस के हत्थे चढ़े। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की। उसी मुजफ्फरनगर जिले का एक कोतवाली है बुढ़ाना और बुढ़ाना थाना क्षेत्र का एक गांव आता है मवाना और उसी मवाने का रहने वाले ऋषिपाल 31 जनवरी को कोतवाली बुढ़ाना जाते हैं और अपनी बेटी प्रियंका की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं और रिपोर्ट में वो पुलिस को बताते हैं कि 2 दिन पहले मेरी बेटी प्रियंका अपने जीजा आशीष और उसके 2 दोस्तों के साथ घूमने गई थी, लेकिन फिर वापस घर नहीं आई। और मैंने जब अपने दामाद आशीष से पूछा तो उसने कहा कि हमने घुमाने के बाद उसको गांव में छोड़ दिया था, लेकिन मेरी बेटी का अब तक कहीं पता नहीं चल रहा है और हमने अपने हिसाब से काफी ढूंढा, लेकिन हमारी बेटी का कहीं पता नहीं चला और उसका फोन भी बंद है। बुढ़ाना पुलिस ऋषिपाल की तहरीर लेकर मामले को दर्ज कर लेते हैं और छानबीन में लग जाते हैं। सबसे पहले ऋषिपाल के दामाद आशीष को कोतवाली बुलाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि प्रियंका तुम्हारे साथ गई थी, तो इसके बाद में फिर वो कहाँ गई। तभी आशीष कहता है कि मैं अपने ससुराल गया था और मेरे साथ प्रियंका गई जरूर थी, लेकिन हम लोग घूमने फिरने के बाद में खाना खाया, खाना खाने के बाद मैं प्रियंका को उसके गांव छोड़कर वापस आ गया था। फिर इसके बाद मुझे पता नहीं कि वो कहाँ गई और मैंने भी जब फोन लगाया तो उसका फोन बंद आ रहा है। पुलिस को लगा कि शायद ये जो कह रहा है वो सच कह रहा है, लेकिन वहीं पर पिता ऋषिपाल कहते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे अंदेशा है कि मेरी बेटी की गुमशुदगी के पीछे कहीं न कहीं मेरे दामाद आशीष का ही हाथ है, क्योंकि मेरी बेटी प्रियंका जब से आशीष के साथ गई है फिर वो दोबारा वापस घर नहीं आई और उसके बाद से ना ही उसका फोन लग रहा है। पुलिस को कहीं ना कहीं आशीष के ऊपर शक होता है और फिर पुलिस आशीष और प्रियंका की कॉल डिटेल भी निकलवाते हैं और इन दोनों की कॉल डिटेल निकलवाने के बाद में पुलिस को एक बात ये पता चलती है कि प्रियंका और आशीष के बीच में काफी लंबी बातें होती थी, बल्कि दिन में 4-4, 5-5 बार बात होती थी और कई घंटों घंटों बातें होती थी। तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि जीजा और साली के बीच में कोई ना कोई चक्कर जरूर था। तभी पुलिस आशीष से सख्ती से पूछताछ करती है और कहती है कि सच सच बताओ कि प्रियंका है कहाँ पर तुमने उसको छिपाया है या उसको मार दिया है, क्योंकि उसके बाद में वो घर नहीं आई और कौन कौन शामिल था तुम्हारे साथ। जब सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है तो कहीं ना कहीं आशीष को डर लगने लगता है और वो समझ जाता है कि अब मैं पुलिस के चंगुल से बच नहीं पाऊंगा। तभी वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और ये भी कबूल कर लेता है कि हाँ, प्रियंका मेरे साथ ही गई थी और मैंने ही और मेरे दोस्तों के साथ में मैंने उसकी हत्या की है। इतना सुनते ही पुलिस चौंक जाती है और उससे कहती है कि आखिरकार तुमने अपनी साली की हत्या क्यों की। तभी आशीष कहता है कि दरअसल मेरी शादी आज से 4 साल पहले
प्रियंका की बड़ी बहन से हुई थी और मेरा अक्सर ससुराल आना जाना रहता था और जब भी मैं ससुराल आता तो अपनी साली प्रियंका के साथ हंसी मजाक किया करता था और धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हो जाती है और शादी के लगभग 2 साल बाद जब मेरी बीवी को बच्चा होता है तभी प्रियंका अपनी बहन का हाथ बटाने के लिए मेरे यहाँ आ जाती है, क्योंकि वो जो आशीष होता है, आशीष एक हॉस्पिटल में वार्ड बॉय की नौकरी करता है और मेरठ के सरधना का रहने वाला होता है। अब सरधना से बुढ़ाना की दूरी लगभग 28-30 किलोमीटर का फासला होता है, इसलिए अक्सर आशीष का अपने ससुराल भी आना जाना रहता है। और जब प्रियंका अपनी बड़ी बहन डिलीवरी के टाइम पर जब अपने जीजा के यहाँ रहती है तभी इन दोनों के बीच में काफी नजदीकियां बढ़ जाती हैं और नजदीकियां इतनी बढ़ जाती हैं कि एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन भी बन जाते हैं और तभी से ये दोनों एक दूसरे को चाहने भी लगते हैं। लेकिन वहीं पर आशीष कहता है कि मेरी चाहत मेरे लिए मुसीबत बनती जा रही थी। कुछ दिन तक तो ठीक था और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे प्रियंका की डिमांडें भी बढ़ती जा रही थी। कभी वो कहती कि मुझे ये खाना है, कभी वो खाना है, या कहती कि जो चीज तुम मेरी दीदी को लाकर दोगे वही चीज मुझे भी लाकर दोगे, जो कपड़े मेरी दीदी के लिए लाओगे वही कपड़े मेरे लिए भी लाओगे। और आए दिन अलग अलग वो डिमांड करने लगी थी। अब मैं अपनी साली प्रियंका की डिमांडों से तंग आने लगा था और इसी के चलते मैं अब अपनी साली से पीछा छुड़ाना चाहता था। और मेरे ही साथ में एक लड़का काम करता है हॉस्पिटल में जिसका मेरा दोस्त भी है, उसका नाम है शुभम। जब मैंने अपने दोस्त शुभम से अपनी परेशानी बताई तो वो कहता है कि तुम्हें इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, एक मेरा दोस्त है दीपक, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा जो कि तुम्हारी परेशानी को दूर कर देगा। और शुभम ने एक दिन मुझे दीपक से मिलवा दिया। दीपक ने कहा ठीक है, हम तुम्हारी समस्या को तो दूर कर देंगे लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। वहीं पर दीपक ये भी पुलिस को बताता है कि दरअसल मैं एक वार्ड बॉय की नौकरी करता हूं और मेरी एक छोटी सी सैलरी है, उसी में मुझे खर्च भी चलाना पड़ता था और उसी में प्रियंका की डिमांडें पूरी करनी पड़ती थी, इसलिए मेरे हाथ और ज्यादा तंग आ गए थे और इस वजह से मैं और भी ज्यादा परेशान था। जब मैं दीपक से मिला तो दीपक ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी समस्या से तुम्हें छुटकारा दिला देंगे लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तभी आशीष कहता है कि मेरे पास पैसे तो है नहीं है लेकिन खैर मैं इंतजाम कर लूंगा क्योंकि मुझे प्रियंका से छुटकारा चाहिए। और फिर वो 40,000 रुपए का लोन लेता है जिसमें से 30,000 रुपए वो दीपक को दे देता है। दीपक कहता है कि 15,000 मेरे हैं और 15,000 शुभम के हैं। तो लोन लिए हुए 40,000 में 30,000 रुपए वो दोस्तों को दे देता है और 10,000 रुपए अपने पास रख लेता है। फिर जो दोस्त होता है शुभम, वो शुभम पूरे प्लान को बनाता है और फिर आशीष से कहता है कि चलो घूमने के बहाने तुम्हारे ससुराल चलते हैं और वहीं से तुम अपनी साली को ले लेना। तभी एक रोज ये तीनों दोस्त अपने ससुराल जाते हैं। आशीष अपनी स्कूटी से जाता है और दीपक अपनी बाइक से जाता है और दीपक के साथ में शुभम बैठता है और दीपक अकेले होता है, आशीष अकेले होता है। और ये तीनों लोग आशीष की ससुराल पहुंच जाते हैं और वहां पर खाना पीना खाने के बाद में कहते हैं कि प्रियंका चलो हम तुम्हें घुमा कर लाएं। तभी ऋषिपाल भी हामी भर देता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे जीजा है अगर कह रहे हैं तो अपने जीजा के साथ चली जाओ और घूम फिर आओ। प्रियंका भी हंसी खुशी चली जाती क्योंकि ऑलरेडी से उन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था, इसीलिए वो भी खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने जीजा के साथ चली जाती है। आशीष प्रियंका को अपनी स्कूटी में बैठाता है और वहां से ये लोग पहले जाते हैं एक ढाबे में, खाना खाते हैं और वहां एंजॉय करते हैं और उसके बाद में वहां से सरधना के जंगल पहुंच जाते हैं। और जंगल में जाने के बाद वो प्रियंका से कहता है कि हम यहाँ पर आराम से बैठेंगे क्योंकि इस जंगल में कोई आता जाता नहीं है और ना ही हमें कोई यहाँ पर रोकने टोकने वाला है। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में काफी टाइम से अफेयर चल रहा था, इसलिए प्रियंका को किसी बात का न डर होता है न शक होता है। और वहीं जंगल के पास जाकर एक छोटी सी मिट्टी का टीला होता है, वहां पर जाकर बैठ जाते हैं और वहीं पर फिर आशीष प्रियंका को नीचे खींच लेता है और जमीन पर गिरा देता है। फिर उसके साथ में दुष्कर्म करता है
और फिर अपने दोस्तों से भी दुष्कर्म कराता है और उसके बाद उसके साथ में इतनी बार ये दुष्कर्म करते हैं जब तक इनका मन नहीं भर जाता। और साथ में इन लोगों ने प्रोटेक्शन भी ले रखा था। इन्हें ये भी डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर इसकी डेड बॉडी पुलिस के हत्थे चढ़े तो इसमें रेप का भी मामला बने। और ये तीनों बारी बारी गिद्ध की तरह प्रियंका को नोचने लगते हैं और जब इनका मन भर जाता है तो फिर आशीष प्रियंका का गला दबाकर हत्या कर देता है और वहीं डेड बॉडी को घसीटकर एक झाड़ी के पीछे डाल देते हैं और उस पर पेट्रोल डालकर उस पर आग लगा देते हैं। अब क्योंकि उस जंगल में कोई आता जाता नहीं है इसलिए ये सब करते हुए कोई उन्हें देख भी नहीं पाता और वहां से तीनों लोग अपने अपने घर आ जाते हैं और इनको लगा कि शायद ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे। तभी पुलिस आशीष की बताई हुई जगह पर जाती है और वहां पर देखती है कि प्रियंका के सिर्फ कंकाल पड़े हुए हैं, जो उसके जिस्म में गोश्त मांस होता है उसको जंगली जानवर नोच चुके थे। तभी उस कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए लाते हैं और उसके दोस्त शुभम को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वहीं पर दीपक फरार हो जाता है। लेकिन पिछले शनिवार के दिन एक मुखबिर के सूचना के द्वारा करनाल हाईवे पर एक ढाबा है छंगा ढाबे के पास से दीपक को जैसे ही गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं तो मुठभेड़ हो जाती है और मुठभेड़ में दीपक भी पकड़ा जाता है। अब ये तीनों अपराधी जेल के पीछे पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें और दोस्तों कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।